एक और चीज होती है जिसे बोलते हैं सोलर कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? छोटी छोटी एक दो टर्मिनोलॉजी बाकी उसे ध्यान सुन ले। देख इधर ध्यान से, चौक नहीं लग गया क्यों? लाया तो था चौक। हाँ जा बेटा। हाँ भाई, मैडम। हाँ, तो अपन ने बात करी सोलर। जैसे पहले मैंने कभी इंटेंसिटी पे चर्चा करी है तुम्हारे साथ? इंटेंसिटी पे चर्चा करी है क्या? छोटी छोटी बातों पे चर्चा कर लेते हैं। आओ देखो ध्यान से। जैसे मान लो कि भाई मैं आपको बोलूं इंटेंसिटी पे चर्चा करता हूं, कॉमन चर्चा है ये, है ना? इसे समझे अच्छे से। इंटेंसिटी और पावर समझते हो तुम लोग? पावर समझते हो कि नहीं समझते? पावर इज जूल प्रति सेकंड। पावर इज, और इंटेंसिटी क्या चीज है? जनरल फिजिक्स की चर्चा कर रहे हैं अपन कि इंटेंसिटी इज पावर अपॉन एरिया। इंटेंसिटी इज, इसमें कोई शक वाली बात? चलो भाई बहुत बढ़िया, इंटेंसिटी पावर अपॉन एरिया। चलो भाई बहुत सुंदर, अच्छा ठीक भाई, बढ़िया, मजा आया। अगर मैं आपसे बोलूं कि एक बल्ब है, क्या है? एक जिसकी पी पावर है, और उस पर एक इमेजिनरी स्फीयर ले लो, एक ये वाला और एक ये वाला। बोलो क्लियर एकदम? किस पे पावर ज्यादा गिरेगी? सिंपल बात पूछ रहा हूं, बोलो किस पे पावर ज्यादा गिरेगी? सब लोग बोलेंगे किस पे पावर ज्यादा गिरेगी या बराबर गिरेगी? क्या बात कर रहे हो? दोनों पे एनर्जी बराबर गिरेगी या अलग अलग गिरेगी? दोनों पे पावर अलग अलग गिरेगी, बराबर गिरेगी? बराबर अलग अलग, बराबर अलग अलग, बराबर अलग अलग। दोनों पे पावर बराबर होगी? मतलब एनर्जी फॉलिंग प्रति सेकंड दोनों पे बराबर होगी? स्फीयर्स पे अलग अलग होगी? सिंपल बात पूछ रहा हूं एकदम। ये चर्चा हीट में करी जा सकती है, ऑप्टिक्स में करी जाती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करी जा सकती है, पावर में करी जा सकती है। कॉमन चर्चा है, ध्यान समझ ले अच्छे से। एक बार करो, बार बार नहीं करेंगे अपन चर्चा। बोल चलिए बोल। एनर्जी फॉलिंग प्रति सेकंड सेम की अलग को, या किस पे ज्यादा? एनर्जी प्रति सेकंड सेम की अलग, सेम अलग। कितने लोग बोलते हैं सेम? कितने लोग बोलते हैं अलग? सेम भाई। अरे इससे मान लो 100 जूल प्रति सेकंड है, तो इससे 100 निकली, तो इससे 100 निकली। 100 जूल अगर इस पे 100 जूल इस पे गिरी, तो उस पे कितनी गिरी? 100। जितनी रेज इससे बाहर आएंगी वो सब इससे भी बाहर आएंगी। और कंफ्यूज मत हो बिल्कुल। अरे यार हाँ ना बोल। 100 जूल अगर प्रति सेकंड इससे निकल रही है, तो इस स्फीयर में भी 100 जूल प्रति सेकंड गिरी, और इस स्फीयर पे भी 100 जूल प्रति सेकंड गिरी। इसमें कोई शक वाली बात? अरे भैया हाँ ना बोल। अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा, पक्की बात। तो 100 जूल प्रति सेकंड, ओहो, तो एनर्जी प्रति सेकंड बराबर है, बराबर। सिंपल। तो फिर अलग क्या है? इंटेंसिटी होती है एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। एनर्जी पर यूनिट एरिया। इंटेंसिटी होती है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या इंटेंसिटी भी बोला जाए, वो बोला जाता है पावर अपॉन एरिया। पावर अपॉन, उसकी यूनिट होती है वॉट पर मीटर स्क्वायर। क्या होती है? मैंने बोला इंटेंसिटी है 100 वॉट पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब आप ये समझे कि क्या 100 जूल एनर्जी 1 सेकंड में 1 मीटर स्क्वायर पे गिर रही? 100 जूल एनर्जी 1 सेकंड में, बोलिए यस और नो? सिंपल सा, इतनी सी बात। तो इंटेंसिटी पावर अपॉन एरिया वॉट पर मीटर स्क्वायर। अब सोच, अगर मैं इससे बोला जाए कि जैसे ऐसे सवाल आता है कि यार मान लो एक पी पावर का सोर्स है, बताओ यहां से आर दूरी पे क्या इंटेंसिटी है? अब ऐसे थोड़ी पता पड़ती है इंटेंसिटी। तो हम ये मानते हैं, क्या आर दूरी पे पी पावर गिर रही है? क्या आर दूरी पे पी थोड़ी गिर रही है? आर दूरी पे तो कुछ थोड़ी सी गिर रही है। अरे हाँ ना बोले यार। तो हम क्या करते हैं, आर दूरी का पूरा एक स्फीयर बना लेते हैं, ऐसे समझते हैं हम, और हम ये बोलते हैं इस पूरे स्फीयर पे पावर पी गिर रही है। यार हाँ ना बोले यार। हम बोलते हैं इस पूरे स्फीयर पे पावर पी गिर रही है। अगर इस पूरे स्फीयर पर पावर पी गिर रही है, तो अच्छा इस स्फीयर का एरिया कितना है? 4 मतलब क्या पी पावर इज ऑन 4 पाई आर स्क्वायर? 4 पाई। हाँ ना बोले यार। कहा रहेगा था? कौन आया और?
ओके तो बेसिकली अगर पी आर दूरी पे अगर अपने को इंटेंसिटी लिखनी है, अगर अपने को इंटेंसिटी लिखनी है तो ध्यान देखो अपने इंटेंसिटी जो यहां पे लिखी वो क्या लिखेंगे, पी पावर गिरी 4 पाई आर स्क्वायर में, कितने में पी पावर गिरी 4 पाई आर स्क्वायर में, तो अपने इंटेंसिटी बोली पी अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। बोल यस और नो? तो डायरेक्ट याद रखते हैं अगर पी पावर का सोर्स है तो आर दूरी पे इंटेंसिटी कितनी होगी, पी अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। ये सोर्स होता है पॉइंट सोर्स। कैसा सोर्स? आप चाहोगे तो मैं दूसरे सोर्स के बारे में आपको बता दूंगा, जनरल फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, खाली हीट नहीं। ये कहानी अगर 12th होती तो ऑप्टिक्स में भी ऐसी पढ़ाई जाती, दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा इसलिए अभी बोल रहा हूं पहले। अरे हाँ ना बोले यार, आपको इंटेंसिटी प्रॉब्लम्स पढ़ाई जाएगी तो यहीं से कहानी चालू होती है, दोबारा नहीं बोली जाएगी, इसलिए कॉमन है ऑप्टिक्स और हीट के लिए, समझ लो बेसिक बात एकदम। तो पी अपन 4 पाई आर स्क्वायर अपनी इंटेंसिटी होती है, बिल्कुल क्लैरिटी अपने को, और पावर दोनों पे सेम है, इंटेंसिटी चेंज होती है। अगर पॉइंट सोर्स हो तो आर दूरी पे इंटेंसिटी पी अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। मान लो मैं आपसे बोलूं कि मान लो सपोज करो कि अपूर्व आंटी ने काम नहीं करा, मुझे गुस्सा आ गया, मैंने इसकी दोनों आंखें निकाल ली। अरे हाँ ना बोले यार। अब सोच, मान लो किसी दोनों आंखें बराबर है तेरी, डिफेक्ट तो नहीं है, बहुत बढ़िया। अब मान लो कि मैंने इसकी एक आंख आर दूरी पे रखी और दूसरी आंख 2 आर दूरी पे रखी। बोलो भैया, इसे बड़ा आर मान लेते हैं, इसे भी बड़ा आर मान लेते हैं, और जो आंख का रेडियस है इसको छोटा आर मान लेते हैं, एंड आर इज लेस देन आर। किस आंख पे एनर्जी ज्यादा गिरी? दोनों पे बराबर। क्या दोनों पे बराबर गिरी? दोनों पे प्रति सेकंड एनर्जी बराबर गिर रही है, अलग अलग? बराबर अलग अलग, बराबर अलग अलग, बराबर अलग अलग। ग्रेड हो गया, अलग अलग है। अबे बल्ब से दूर जाओगे तो रोशनी कम नहीं होगी। कंफ्यूज मत हो, ध्यान से देखो मैंने क्या बोला पहले और अब क्या बोल रहा हूं। दोनों लॉजिकली सोच, अब भूल जाए तूने कुछ पढ़ा है, लॉजिकली सोच। बल्ब जल रहा है, आंख यहां रखो, फिर दूर ले जाओ, रोशनी उतनी गिरेगी कम गिरेगी? तो फिर बराबर क्यों बोल रहे हो भाई? चलिए बराबर ही तो था, ये अलग चीज है, वो अलग चीज है। वो आंख क्या पूरा कवर कर लिया गया उसको? कंफ्यूज हो गए। ये पूरा गोला है, जहां से पी पावर क्रॉस करे बिना कहीं नहीं जा सकती यार। हाँ ना बोल? वो एक आंख पूरी है कि थोड़ा सा एरिया है? ये थोड़ी ऐसे आंख, इसकी आंख रख दी, अरे हाँ ना तो बोले यार। नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? अरे सोच लो, 101%। मुझे लगा तुम्हें आया। अरे आया कि नहीं आया? ऐसे तो नहीं करना है, तो फिर कैसे कैसे बोल रहे हो बराबर है? लॉजिकली सोच, किस पे ज्यादा गिरेगी? किस पे? क्या लॉजिकल है? तो पास वाले पे ज्यादा गिरेगी, सोच के भी देख। बल्ब जलाओ, आंखें पास करो तो रोशनी ज्यादा गिरेगी। दूर ले जाओ 1 किलोमीटर तो हो सकता है इतनी कम गिरेगी, हमें समझ ही नहीं है बल्ब में। अरे हाँ ना बोले यार, है कि नहीं है? तो कंफ्यूज मत हो, ये अलग चीज है और ये अलग चीज है। अब सोच, ये बात तो समझ आ गई भैया, एनर्जी अलग अलग गिरेगी, एनर्जी अलग अलग गिरेगी, ये बात हमें समझ में आती है, इसमें कोई शक वाली बात। ओ हो, अच्छा भाई, बहुत बढ़िया भाई, रब भाई, वो रब भाई। ध्यान सुन, कितनी गिरेगी? मान लो पूछा जाए कि इस पे एनर्जी प्रति सेकंड कितनी गिर रही है, कैसे लिखिएगा? बोल, एनर्जी पर सेकंड कितनी गिरेगी अगर इसका रेडियस आर है, ऐसे गोला मान लिया अपन ने इसको, और ये दिया हुआ है, बोल कितनी एनर्जी प्रति सेकंड गिरेगी? सोच, क्या इस पी की वजह से यहां पे इंटेंसिटी लिख सकते हैं? इंटेंसिटी कितनी पहले बताओ? पी अपॉन 4 पाई, बड़ा आर स्क्वायर छोटा आर स्क्वायर? कंफ्यूज मत हो बिल्कुल, बड़ा छोटा आर, बड़ा छोटा आर। ओ हो, इंटेंसिटी को पी अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, यस और नो? अब सोच, इंटेंसिटी को निकालने के लिए पी अपॉन एरिया से डिवाइड करा। अगर मेरे को इस पे एनर्जी प्रति सेकंड चाहिए तो क्या एरिया से मल्टीप्लाई करूं? कौन सा एरिया? क्या आंख का एरिया? तो क्या वो कितना होगा आंख का एरिया? पाई आर स्क्वायर। अरे कितना? इसका क्या सिग्निफिकेंस है ये चीज का? हाँ, अगर ये आंख बहुत बड़ी होती तो इंटेंसिटी सब जगह सेम होती है, अलग अलग? सेम होती है, अलग अलग? सोच, आंख बहुत बड़ी होती, अरे यार, तो इंटेंसिटी सब जगह सेम होती है, अलग अलग होती तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख, आपने पूरी आंख में इंटेंसिटी सेम मानी की अलग? सेम मानी की अलग, इसलिए आप पाई से मल्टीप्लाई कर पाए। अगर ये नहीं हो तो ऐसा होना पॉसिबल? बच्चा कई बार कहता है सर इसमें क्या एरिया से मल्टीप्लाई करते, एरिया से डिवाइड करते, एरिया मार दो। नहीं, जो डिवाइड करते हैं वो एरिया अलग होता है, जो मल्टीप्लाई करते हैं वो एरिया। अरे भाई नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? अब सोच, यहां पे इंटेंसिटी क्या होगी, यहां पे एनर्जी प्रति सेकंड क्या होगी? सब लोग बोलो।
T अपॉन 4 पाई 2r का होल स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर, यानी कि जितनी एनर्जी, सॉरी छोटा आर स्क्वायर, अरे यार हाँ ना बोल, इसका मतलब जितनी एनर्जी उस पर गिरेगी ना उसकी 1/4 इस पे गिरेगी। यार हाँ ना बोल, मुझे लगा तुम्हें आया नहीं आया, ये भी तुम्हारे वेव्स में भी काम आएगा। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है ना, तो इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r, तो एम्पलीट्यूड चेंज होता है ऐसे, अरे सुना होगा ना, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर आ गया क्या? एनर्जी की चर्चा नहीं हुई क्या अभी जब चर्चा होगी तो अभी पावर और एनर्जी की चर्चा हुई नहीं हुई वेव में, अभी होगी, तो पावर एनर्जी की चर्चा हुई तो आपको बताया जाएगा इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, वेयर ए इज द एम्पलीट्यूड। फॉर्मूला आएगा 2 स्क्वायर ए स्क्वायर एफ स्क्वायर म्यू वी, बराबर आएगा भी सब धीरे धीरे, मैं लिंक पहले ही बता रहा हूं आपको, तो आपको याद आएगा। अच्छा, तो इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर आएगी, क्या इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्या चीज है? अब सोच, आप इसका मतलब एम्पलीट्यूड जैसे जैसे दूर जाओगे, अगर इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, और देख इस वाले केस में इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, तो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, मतलब ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नहीं आया, वो भी अलग अलग चीजों के लिए अलग होता है। ये पॉइंट सोर्स है, कैसा सोर्स है? कई बार आपके लाइन सोर्स होते हैं, कैसे होते हैं वो मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको। ये कैसा सोर्स था पहले बता, पॉइंट सोर्स। जब लाइन सोर्स होंगे, लाइन सोर्स मतलब इस तरीके, ये देखो लाइन सोर्स, तो देख ऐसे ऐसे बना, ऐसे मतलब ट्यूबलाइट टाइप, अरे हाँ ना बोल यार, तो इससे आर दूरी पे इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r, इसमें किसे प्रोपोर्शनल आई? इसकी प्रोपोर्शनल आएगी यार, नहीं आया, अरे नहीं आया, हालांकि 99% टाइम आपके यही काम में आता है। फिर क्या कुछ कुछ बात समझ में आई है? जैसे कॉमन कहानी फॉर ऑप्टिक्स ले लो, वेव्स ले लो, चाहे आप अपने हीट ले लो, अभी हीट में क्यों मैंने पढ़ाया अभी तुझे समझ में आ जाएगा क्यों मैंने ऐसा बोला। फिर जो मैं बोला क्या चमका, क्या एक कॉमन कहानी समझ में आई है? तो छोटी सी हेडिंग लो, कुछ समझ नहीं आया तो मुझसे बेझक पूछ लो, कॉमन कहानी लिखो, कॉमन कहानी फॉर इंटेंसिटी एंड पावर, सिंपल। बेटा एम्पलीट्यूड को वहां समझ में आएगा, वो याद है वेव एक एम्पलीट्यूड करती है ना, तो मान लो एक बल्ब है, अभी तुम्हें क्या है जो वेव पढ़ा रहे होंगे वो सिर्फ एक लाइन में पढ़ा रहे होंगे, तो वहां पे एम्पलीट्यूड में कोई चेंज नहीं आता। पर सोच रियलिटी में जो बल्ब होता है, जो रियलिटी में आप पढ़ोगे उसमें तो एक डायमेंशन में छोड़ता है, सब डायरेक्शन में, जब वो सब डायरेक्शन में छोड़ेगा तो उसका एम्पलीट्यूड सब दूरी के साथ घटेगा, दूरी के साथ। अभी जो तुम वेव पढ़ोगे ना सिंगल वेव ऑन अ स्ट्रिंग, उसमें तो वेव ऐसे ली और ऐसे चलाया, तो एम्पलीट्यूड कांस्टेंट माना तुमने, माना नहीं माना। अब सोच साउंड सोच, या तू लाइट बल्ब सोच, वो एक ही तरफ जाता है कि सब तरफ? सब तरफ जाता है तो एम्पलीट्यूड घटता है, एम्पलीट्यूड वो ऐसे घटता है। अरे यार नहीं आया, पक्की बात। तो लिंक्ड होता है सारी चीजें, ऐसे ही अपन ऑप्टिक्स में भी पढ़ेंगे इंटेंसिटी प्रॉब्लम्स। लाइट ऑप्टिक्स भी तो लाइट का ही खेल है, किसका खेल है? लाइट का ही तो खेल है भाई। लिख लो कॉमन कहानी, ठीक है ना, लिखो भाई सब लिख लो, कॉमन कहानी फॉर इंटेंसिटी एंड पावर, और जो समझ में आया लिख लो, राइट वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट, राइट वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट। इधर देख, एक बात सोचो, मान लो कि पी पावर का सोर्स है, सिंपल सी बात पूछता हूं, अपने आप समझ में आ जाएगी बात। मान लो मैं बोलूं कि यहां से 10 मीटर की दूरी पर क्या इंटेंसिटी होगी, और 10 मीटर 10.001 मीटर पे क्या होगी? 10.001 मीटर का मतलब 1 mm। यार हाँ ना बोल, क्या होगी बोल, या I1 I2 बहुत अंतर होगा या लगभग कांस्टेंट? इसलिए इसे कांस्टेंट मानते हैं। इन दोनों पॉइंट्स के लिए इन्फिनिटी हो गया। अरे यार इन्फिनिटी इज अ रिलेटिव टर्म। अरे यार ये 1 mm के लिए कि 10 मीटर इन्फिनिटी हो गया, काफी बड़ा। अरे यार हाँ ना बोल। अब सोच सन हमसे कितनी दूर है? बहुत, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं उसे। The average distance between sun and earth is known as, वो लगभग कितनी दूर है? आप समझो कितनी देर लगती है हमारे को? 8 मिनट 8 मिनट मान लो,
8 मिनट में 66 सेकंड। साले तो कंसेप्चुअली गलत हो गए सर। साले फट्टे मारने थे तो थोड़ी अक्ल से ही मार लेता भाई। 8 मिनट 66 सेकंड, तो 66 भी गलत साला। रेडी? तो सन से अर्थ की जो दूरी है, कहां से? ये सन मान लो, ले लो, क्या ले लो? सन। सन से अर्थ की जो दूरी है वो लगभग अपन ऐसा मान ले, मोटा मोटा, ठीक है, बहुत दूर है बेसिकली। निकाल लो भाई। 8 इंटू 60 इंटू 3×10⁸ मीटर। अरे भैया हाँ ना बोल, डिवाइड बाई 1000 कर लो तो किलोमीटर आ गया। अरे आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? ये मैंने क्या करा, चमका आपको? लगभग इतनी दूरी है अर्थ और सन के बीच की। बोलो क्लियर? असलियत में इस दूरी को 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी कहते हैं। The average distance between sun and earth is known as 1 astronomical unit. 1 astronomical, उसके बाद लाइट ईयर आती है, आपको याद हो तो। What do you mean by लाइट ईयर? एक साल में जितनी लाइट ट्रेवल करती है, क्या उसे 1 लाइट ईयर कहते हैं? बोलो पक्का? तो हमारी जो लाइट, हमारी जो मिल्की वे है, जो हमारी आकाशगंगा है, लाइट को उसके एक छोर से दूसरे छोर पे जाने में 150 साल लगते हैं। इतनी बड़ी हमारी आकाशगंगा है। ये क्या है आकाशगंगा? गैलेक्सी, सुना है? और ऐसी पता नहीं कितनी आकाशगंगाएं हैं दुनिया में, मतलब ब्रह्मांड में, जिसके बारे में हमें कोई ज्ञान, खैर उस पर अपन चर्चा कर भी नहीं रहे। खैर मैं आपको कुछ और समझा रहा था कि अगर इतनी दूर हो, आप सोच, अगर इतनी दूर आपका सन है, अर्थ पे अगर मैं 2 पॉइंट लूं 2 किलोमीटर की दूरी पे, क्या सन की वजह से इंटेंसिटी कांस्टेंट मान सकते हो? तो हमारे लिए कांस्टेंट सोर्स हो गया। क्यों? उसका रीजन भी आपको समझाता हूं। मैंने एक बार पहले भी समझाया था कि अगर सोर्स बहुत दूरी पर है, सोर्स अगर बहुत दूर, सोर्स एट इन्फिनिटी, तो उससे जो रेज आती है निकलेंगी। सोर्स एट इन्फिनिटी अगर है तो उससे जो रेज आ रही होगी कि वो लगभग सीधी हो चुकी होगी। अरे हाँ ना बोल यार, पक्की बात? तो उसमें आप इंटेंसिटी क्या मान लोगे? कांस्टेंट। क्या मान लोगे? क्या मान लोगे? वेव्स में जितने भी सवाल आप मैक्सिमम करोगे उनमें कांस्टेंट ही माना जाएगा। कभी अगर आपको बोला जाए कि कंसीडर पॉइंट सोर्स, देन यू आर सपोज्ड टू टेक इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इफ दे विल टेक अ लाइन सोर्स, देन यू हैव टू टेक इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r। और कुछ नहीं बोला हो तो इंटेंसिटी, परेशान होने की कोई जरूरत। इंटेंसिटी की बात के थोड़ी क्लैरिटी से समझ में आई है। बाकी जहां जहां चैप्टर में आपको यूज होगी आपको अपने आप समझ में आएगा। वेव ले लो, थोड़ा सा मैं अभी हीट में यूज में ले लूंगा, उसमें कोई खास बात नहीं है। फिर जो मैं बोला क्या चमका, वो ताले जो बोर्ड पे लिखा है। फिर मैं आपको थोड़ा सा हीट से रिलेटेड एक चीज समझाता हूं, जिसे हम कहते हैं सोलर कांस्टेंट। तुमने वापस ऐसी वर्मा घर पे जाकर ढंग से करी थी लास्ट टाइम? क्योंकि हमने वो सारे सवाल ही ढंग से डिस्कस करे थे। करी थी कि नहीं करी थी? मुझे लग नहीं रहा तुम्हारी बातों से। आओ, अर्थ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आई इक्वल्स टू कांस्टेंट 10 मीटर, सोर्स एट इन्फिनिटी। चलो भाई ये बात अपन समझ गए। अब रियलिटी में जो सन होता है ना, सन, और ये सन से दूरी d, और मान लो ये हमारी धरती माता RE। क्या RE 6400 किलोमीटर होता है? कितना होता है? पर फिर भी D से बहुत छोटा है। फिर भी D से, अरे हाँ ना बोले यार, है ना? ध्यान रखना इस बात। अब लॉजिकली सोचो, सन को माना जाता है, हीट में थोड़ा पढ़ते हैं, सन को बेसिकली माना जाता है ब्लैक बॉडी। क्या माना जाता है? ब्लैक बॉडी से कंसीडर करा जाता है। ये मैं आपको बता रहा हूं। ब्लैक बॉडी मानने का मतलब इसका ई कितना हो गया? ऑलवेज में एनर्जी आ रही होती है फ्यूजन रिएक्शन से, पता है? 1H1 + 1H1 हीलियम बन रहा होता है। इसलिए हमारा बोलते हैं कि सन इतने वर्षों बाद खत्म हो जाएगा। कोई तो शायद 5000 करोड़ साल ऐसे कुछ उसकी उम्र है। उसके बाद वो हर तारा खत्म होता है। ऐसे हमारा भी सन खत्म हो जाएगा। जिस दिन सन खत्म हो जाएगा उस दिन जीवन खत्म हो जाएगा। ऐसा ये सच्चाई है, इट हैपेंस। पर इतने साल बाद, 5000 करोड़ साल बाद, हम पता नहीं कितने जन्म ले चुके होंगे। सो वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट इट, राइट? इसका मतलब ये नहीं कि जब धरती खत्म होने वाली तो IT छोड़ दो, सब मोह माया है। ऐसा नहीं होने है। चल, एक तो न्यूज चैनल पे बहुत दिखाते हैं कि प्रलय आने वाला है। ये तो 2012 में आने वाला था, ऐसे 2002 में भी आया था। साला मैंने 3 दिन तक पढ़ाई नहीं करी। मैंने कहा जब 2002 में मरना ही है साला,
तो पढ़ के क्या फायदा यार। इसलिए इन टीवी वालों पे बिल्कुल विश्वास। मैंने 2002 में प्रलय आए थे, फिर 2012 में आ रहा था, वो कोई मशीन बन रही थी अपने बोजोन वाली, हिग्स बोजोन वाली, वो साला कुछ भी नहीं हुआ, टाइम पास करा इन्होंने। इसलिए इस चक्कर में पढ़ने में बिल्कुल नहीं है। ऐसे हमारे टाइम पे न्यूज आ गई थी साला कि कार्बन की 5 वैलेंसी होती है। मतलब अखबार में आई थी बाकायदा कि कार्बन की, मैंने कहा साला अगर कार्बन की 5 वैलेंसी होती है साला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी गलत है। मैंने तो पढ़ी नहीं 2 महीने तक, मैंने गलत क्यों पढ़ूं? क्या सन है 2 महीने ऑर्गेनिक नहीं पढ़ी। हाँ 2 महीने नहीं पढ़ी तो फिर तो सब भूल ही गया, फिर इसलिए नहीं पढ़ पाया क्योंकि फिर कुछ समझ नहीं आई। खैर, सन को ब्लैक बॉडी मानेगा। आप सोचो सन का टेम्परेचर मान लो TS है, कितना है? तो सोचो सन की पावर कितनी हो गई, सिग्मा EA। एक किसका? ये रेडियस ऑफ सन। कंफ्यूज होता ना हर एक चीज पे, हीट मिला रहे हैं अपन। हाँ ना बोल यार, हाँ ना बोल। तो सिग्मा EA, ए क्या लिखूं? ए क्या लिखूं? 4 पाई RS स्क्वायर इंटू T ऑफ सन की पावर 4। क्या दिस इज द एनर्जी विच इज इट इज रेडिएटिंग पर सेकेंड? क्या बल्ब की पावर हो गई? चलो बताओ अर्थ में कितनी एनर्जी आई? अर्थ की इंटेंसिटी कितनी हुई? इंटेंसिटी हुई सिग्मा E 4 पाई RS स्क्वायर T की पावर TS की पावर 4 अपॉन 4 पाई D स्क्वायर। अरे यार 4 पाई गलत तो नहीं बोला मैं? अरे हाँ ना बोल, 4 पाई D स्क्वायर ये लिख दिया गया। बोलो क्लियर? अब सोच अगर मेरे को कितनी एनर्जी गिरी, एनर्जी फॉलिंग ऑन अर्थ। पहली बात, इस चीज को कहते हैं सोलर कांस्टेंट। क्या कहते हैं? सोलर कांस्टेंट। मतलब दिस इज द एनर्जी फॉलिंग पर सेकेंड पर यूनिट एरिया ड्यू टू सन। अरे ड्यू टू नहीं आया। अरे पक्की बात। तो सन का टेम्परेचर आपको दिया होगा, ये तो वैसे ही ब्लैक बॉडी मान देते उसे मान ले लेते हैं। इस चीज को कहते हैं सोलर कांस्टेंट। डरे नहीं कभी भी। ये नॉर्मल जो आपने पढ़ा है ना इंटेंसिटी, इसलिए मैंने पढ़ाई, समझ में आई इंटेंसिटी। तो इसे सोलर कांस्टेंट कहते हैं। अब कोई मान लो आपसे पूछ ले कि एनर्जी फॉलिंग प्रति सेकेंड ऑन द अर्थ, एनर्जी पर सेकेंड ऑन अर्थ, तो बोल क्या लिखेगा तू? पर सेकेंड ऑन अर्थ। बोल, तू बोल जल्दी से, सब लोग बोल। क्या मैं इसमें पूरी इंटेंसिटी कांस्टेंट मान सकता हूं? हाँ ना बोले यार, क्योंकि आर के बहुत छोटा है इन कंपेरिजन टू डी, इसीलिए क्या वहां कॉल इलस्ट्रेशन समझ में आया यार? हाँ ना बोल। अच्छा, एरिया क्या लू अर्थ का? सिग्मा E RS स्क्वायर TS की पावर 4 अपॉन D स्क्वायर। तो यहां तक समझ आया? कितने से मल्टीप्लाई करें? 2 पाई RE स्क्वायर की पाई RE स्क्वायर। ये गोले का एरिया लेंगे प्रोजेक्टेड? इसे प्रोजेक्टेड एरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या लेंगे, पाई RE स्क्वायर या 2 पाई RE स्क्वायर? पाई RE स्क्वायर। समझाता हूं अच्छे, सुनना। ये भी तेरे को प्रोजेक्टेड एरिया की बात भी थोड़ी समझ में आ जाएगी। देख ध्यान से, लॉजिकली सोच। मान लो कि एक बल्ब है, ठीक? ऐसे हमने डिस्क ले ली। क्या ले ली? डिस्क R रेडियस की, ये बड़ा R और R इज लेस देन R। बोलो क्लियर? तो इसकी पावर P है, तो यहां पे कितनी एनर्जी गिरी? P अपॉन 4 पाई R स्क्वायर इंटू पाई R स्क्वायर। यस और नो? यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। अरे आया नहीं आया? अरे पक्का? ये तो कोई गलत नहीं है ना। अब एक बात सोचना, इससे एनर्जी ऐसी गिर रही थी, गिर रही थी। अब सोच, अगर इस डिस्क की बजाय मैं से स्फीयर ले लेता, इस स्फीयर पे कितनी एनर्जी गिरती? अबे इतनी तो गिरती। अरे यार तुम्हें नहीं आया? अबे लाइनें तो उतनी आ रही है। तो स्फीयर का एरिया लेना चाहिए प्रोजेक्टेड, इसलिए प्रोजेक्टेड एरिया लेते हैं। अरे यार तुम्हें नहीं चमका, नहीं चमका। अरे चमका एकदम। तू खुद सोच, तेरे पास एक गोला है स्फीयर और एक डिस्क है, किस पे क्या दोनों पे एनर्जी बराबर है? तो डिस्क में निकाल लेना। अरे यार, और डिस्क इसका प्रोजेक्टेड एरिया, डिस्क इसका क्या है? क्या है? कंफ्यूज तो नहीं है? एकदम पक्का। तो इसे सोलर कांस्टेंट बोला जाता है जो मैंने बोला, और इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं पाई RE स्क्वायर से। अब एक सवाल आ सकता है जो मैंने आपसे पूछा, आपको डेटा दे दे, पूछ ले कि बताओ कितनी एनर्जी गिर रही है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो अपने आप में एक अच्छा सवाल है, पर आपको इंटेंसिटी, पावर, अगर ये बातें क्लियर है तो आपके लिए कोई रॉकेट साइंस
यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। आया कि नहीं आया? एकदम पक्का? अरे सोच लो 101%। राइट, वॉट एवर यू वांट टू राइट। ये प्रोजेक्टेड एरिया है, और क्यों प्रोजेक्टेड है वो भी मैंने आपको समझाया है। प्रोजेक्टेड एरिया, एक और टर्मिनोलॉजी होती है जिसे कहते हैं स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। सुने, स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर क्या होती है मैं आपको समझाता हूं अच्छे से। थोड़ा सी आपको अक्ल लगानी पड़ेगी। मुझे याद है अपन ने एमिसिव पावर पढ़ी थी। सब लोग सब कुछ भूल चुके हैं, कुछ नहीं याद है। स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर याद कर। एमिसिव पावर ई क्या? एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अरे यार हाँ ना बोल। उसे तो स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर बोलते थे। सॉरी, एमिसिव पावर। अब जो बेसिकली मान लो कोई भी बॉडी है, कोई भी, उसका टेम्परेचर टी है, उसने मान लो एनर्जी रेडिएट करी, उसने कुल मिला के एनर्जी रेडिएट करी ई। कितनी करी? ई का मतलब जूल प्रति सेकेंड प्रति मीटर स्क्वायर। बोल यस और नो? ये हमारी एमिसिव पावर हुआ करती थी। याद है कि भूल गया? मैंने आपको सब चीज समझाई थी। ऑब्जर्वेटिव पावर, ट्रांसमिटेड पावर, रिफ्लेक्टिव पावर, फिर एमिसिव पावर। हमने में अंतर भी बताया था। मैंने किरचॉफ्स लॉ, प्रीवोस्ट थ्योरी ऑफ एक्शन। याद है कि भूल गया है? हर चीज हमने प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करी थी। ये हमारी एनर्जी थी। अच्छा, ये जो एनर्जी थी ये रेडिएशन के रूप में बाहर आई। रेडिएशन के रूप में जब बाहर आई तो वो जो रेडिएशन है उनकी वेवलेंथ कांस्टेंट थी कि अलग अलग थी? रेडिएशन बाहर आए। रेडिएशन का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब क्या वेवलेंथ एसोसिएटेड है? तो वेवलेंथ कौन सी? एक कि कोई भी? कोई भी। क्या ये जो रेडिएशन बाहर आते थे दिखाई देते हैं या कभी दिखाई देते हैं कभी नहीं दिखाई देते? कभी दिखाई देते हैं कभी दिखाई, जैसे रेड हॉट आयरन बार में क्या रेड हो जाता है? अरे हाँ ना बोल यार। ओके। असलियत में जो एमिसिव पावर होती है इसके लिए लेमडा कुछ भी हो सकता है, 0 से इन्फिनिटी, और एक नहीं होता। रियलिटी में 0 से इन्फिनिटी कुछ भी होता है। मतलब 4000 एंगस्ट्रॉम के लिए भी कुछ एनर्जी निकलेगी, 2000 एंगस्ट्रॉम के लिए भी निकलेगी, 5000 एंगस्ट्रॉम के लिए भी निकलेगी, पर हमें हो सकता है कि वो दिखाई ना दे क्योंकि वो विजिबल रीजन में, और हो सकता है कि विजिबल रीजन में हो पर इतना कम हो तो भी दिखाई। अरे यार हाँ ना बोल यार। तुम्हें लगा नहीं मुझे, मतलब मुझे लगा नहीं तुम्हें आया है। अरे हाँ ना तो बोलो यार, कोई बुराई वाली बात नहीं। तो बेसिकली पूरी एनर्जी रेडिएट होती है 0 टू लेमडा। इसमें भी अगर थोड़ी सी और चर्चा करी जाए तो रियलिटी में जो हम एब्जॉर्ब करते हैं ना, जो हम, उसी को हम रेडिएट करना पसंद करते हैं रियलिटी में, उन ज्यादातर। जैसे मान लो कि हाँ, कि मान लो ये लाल कलर की चीज है, क्या ये? तो ये कौन सा कलर एब्जॉर्ब कर रही है? रेड के अलावा। रेड के अलावा। अब आप इसे हीट कर दोगे ना तो रेडिएशन की वजह से क्या कलर आ सकता है? मान लो मैं तुम्हें, मान लो लोहे का कोई भी गोल, ये लोहे का है, मान लो ये लाल कलर का है, ये कुछ भी मेटल का है, तो ये कौन सा कलर एब्जॉर्ब कर रहा है? लाल के अलावा। लाल के, और रिफ्लेक्ट कौन सा कर रहा है? लाल। अब जब आप इसे रेडिएट करोगे, जब इसे आप हीट करोगे, क्या करोगे? अभी ये रेडिएट कर रहा है कि नहीं कर रहा? कर रहा है, पर वो रेडिएशन विजिबल रीजन में नहीं है, पर वो है तो सही, तभी तो थर्मल इक्विलिब्रियम में वरना होना पॉसिबल नहीं। आया नहीं आया, नहीं आया, आया कि नहीं आया? अच्छा, अब मैं इसको हीट कर लूं तो क्या हीट करने पे ऐसा हो सकता है कि रेडिएशन विजिबल रीजन में आए? तो विजिबल रीजन में जब आएंगे तो कौन सा कलर दिखेगा? लाल, या लाल के अलावा जो आपने एब्जॉर्ब करा था, जो आपने एब्जॉर्ब करा उनका मिक्सचर का कलर? अरे नहीं आया, आया नहीं आया। ऐसा रियलिटी में होता है। खैर, मैं आपको समझाना चाह रहा था, इसे मंशल व्हील कहते हैं। क्या बोलते हैं? कोई लॉजिक नहीं है एकदम। मैंने बोला था कि इसके बारे में ना, ठीक है, उससे कोई ज्यादा लेने देना नहीं आपको, है ना, फालतू आउट ऑफ कोर्स में। हम तो इतना समझे कि रियलिटी में जो एमिसिव पावर निकलती है वो एक वेवलेंथ की कॉरस्पॉन्डिंग नहीं निकलती, वो 0 से सब में होती है। सब में किसी के लिए ज्यादा और किसी के लिए, तो एक चीज डिफाइन करना इंपॉर्टेंट थी कि भाई किसके लिए ज्यादा और किसके लिए कम, क्योंकि जब तक वो ज्यादा विजिबल रीजन में नहीं होगा तब तक हमें वो रेडिएशन की वजह से कलर दिखाई। ठीक,
उसे डिफाइन करा गया स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। क्या डिफाइन करा गया? व्हाट डू यू मीन बाय स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर? इट इज द एनर्जी रेडिएटेड बिटवीन लैम्डा टू लैम्डा प्लस डी लैम्डा अपॉन डी लैम्डा। समझना आप अच्छे से जो कह रहा हूं। मान लो, एग्जाम्पल के रूप में समझाता हूं, डेफिनेशन थोड़ी सी टफ है। मान लो कि मैंने बोला कि एक बॉडी है T टेम्परेचर पे, उसकी एमएसयू पावर E 100 है, यानी कि 100 जूल प्रति सेकंड प्रति मीटर स्क्वायर। अरे हाँ ना बोल, क्या ये 100 जूल प्रति सेकंड प्रति मीटर स्क्वायर असलियत में पूरी एनर्जी है जो करस्पॉन्ड करती है 0 टू इन्फिनिटी? बहुत ज्यादा आपसे पूछना है, डेफिनेशन समझ लो बस, तुम्हें अच्छा लग जाएगा। हाँ कि हाँ मुझे बात समझ में आती है बस। 0 से इन्फिनिटी में सारी वेवलेंथ हो सकती है इसमें? ये 100 जूल एनर्जी के सारी वेवलेंथ हो सकती है? हो सकती नहीं हो सकती? मान लो मैं बोलूं कि वो वेवलेंथ जो 5000 एंगस्ट्रॉम से लेके 5000.01 एंगस्ट्रॉम में भी, क्या कुछ वेवलेंथ 5000 से लेकर 5000.01 एंगस्ट्रॉम के बीच में जो वेवलेंथ है, क्या उनके करस्पॉन्डिंग इतनी एनर्जी निकली होगी या इससे बहुत कम? कंफ्यूज बताओ, इससे बहुत? अरे 100 तो टोटल है, 100 तो 5 0 से लेकर अनंत में एनर्जी बिखरी हुई हो तो बोल है कि नहीं? क्या मुझे लगा तुम्हें आया? अरे आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? ओ हो। अब क्या करें भाई? अब रिलेटिव ऐसा करें कि 5000 एंगस्ट्रॉम 5000.01 एंगस्ट्रॉम। इन्होंने बोला कि अगर 5000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 5000 नहीं, इसे लेमडा माने। क्या माने? मैं एग्जांपल ले रहा हूं आपको, बेसिकली ऐसे लिखना चाहिए, लेमडा से लेमडा प्लस डी लेमडा। क्या डी लेमडा इज 0.01? डी लेमडा इज, मान लो लेमडा से डी लेमडा प्लस डी लेमडा के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी बाहर आई, एनर्जी पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर जो बाहर आई, वो मान लो थी 2 जूल प्रति सेकेंड प्रति मीटर स्क्वायर। अरे हाँ ना बोल यार, तुम्हें नहीं आया? अरे नहीं आया तो व्हाट इज स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर? इट इज डिफाइंड एज ई लेमडा। इट इज डिफाइंड एज, इट इज बेसिकली 0.2 अपॉन 0.01। यार तुम्हें नहीं आया? इट इज, हाउ इट इज डिफाइंड? DE upon DE is the energy radiated corresponding to the wavelengths lambda to lambda plus D lambda। नहीं आया यार, तुम्हें नहीं आया? अरे तुम्हें नहीं आया? अच्छे समझ में, तो डेफिनेशन किताब समझ नहीं आएगी आपको। मैंने क्या करा समझना अच्छे से। बेसिकली इसे लिखा गया लेमडा को DE बाई डी लेमडा। व्हाट इज DE? एनर्जी पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर फॉर वेवलेंथ लेमडा टू लेमडा प्लस। यार तुम्हें नहीं आया? यार तुम्हें नहीं आया? इसे स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। This will give you idea that how much energy we have radiated corresponding to a particular wavelength। जब मैंने ऐसे डिफाइन करा ना, तो इसका मतलब ये जो चीज निकल के आई, ये 5000 एंगस्ट्रॉम के लिए स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर है। किसके लिए? क्या तुम सन्नाटे में पहुंच गए? किसके करस्पॉन्डिंग है? 5000 के। किसके? क्योंकि आपने लेमडा तो ये लिया है ना, इसलिए मैं इसको ई लेमडा लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं? लेमडा टू लेमडा प्लस डी लेमडा, वेयर डी लेमडा टेंडिंग टू अरे हाँ ना बोल, टेंडिंग टू। यार तुम्हें नहीं आया? अरे तुम्हें नहीं आया? अरे तुम्हें नहीं आया? रियलिटी में ये जो चीजें होती है किसी भी बॉडी के लिए, इसके लिए ग्राफ बनाया गया। किसका ग्राफ बनाया जाता है बता देता हूं आपको। किसी बॉडी के लिए ई लेमडा और लेमडा का, ई लेमडा और लेमडा का, और वो ग्राफ किसी भी बॉडी के लिए टी टेम्परेचर पे कुछ इस प्रकार का आता है। एट टी टेम्परेचर इस प्रकार से। तो उस ग्राफ को समझ पहले, ये क्या चीज है? ई लेमडा। ये एमिसिव पावर है कि स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर? कॉरस्पॉन्डिंग टू लेमडा।
क्या हर लेमडा के लिए ई लेमडा सेम होगा कि अलग अलग? किसी लेमडा पे ज्यादा रेडिएशन होगा, किसी लेमडा पे प्रैक्टिकली एक ऐसा ग्राफ आता है, यानी कि जीरो वेवलेंथ के लिए कोई एनर्जी रेडिएट विच इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, यस और नो, और अनंत के लिए भी कोई भी, सब बीच में होती है। असलियत में जिसके करस्पॉन्डिंग हमें मैक्सिमम ई लेमडा मिलता है उसे लेमडा एम बोलते हैं। क्या जिसके करस्पॉन्डिंग हमें सबसे ज्यादा स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर मिलेगी, क्या उस वही कलर हमें दिखाई देगा? इफ दैट रीजन लाइज इनटू विजिबल रीजन, इफ दैट रीजन लाइज इनटू, अगर वो विजिबल रीजन में नहीं है तो हमें नजर, अरे तुम्हें नहीं आया। जब वो रेड हॉट आयरन बार आपको लाल दिखता है, इसका मतलब क्या लाल कलर के करस्पॉन्डिंग लेमडा एम हो रहा होता है? कुछ कुछ चमका या नहीं आया? सो व्हाट डू यू मीन बाय स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर? स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर इज बेसिकली ई डीई बाई डी लेमडा, बिल्कुल ऐसे लिखना है। व्हाट डू यू मीन बाय डीई? डीई इज द एनर्जी पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर रेडिएटेड फॉर द वेवलेंथ corresponding to lambda 2 lambda plus d lambda, where d lambda is tending to 0। नहीं आया, अरे नहीं आया, फील आई थोड़ी थोड़ी? अरे हाँ ना बोल यार, क्या स्पेक्ट्रल, बस डेफिनेशन ही समझ जाओगे बहुत है। अरे यार हाँ ना बोल, नहीं आया पक्का? राइट वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट, राइट वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट। हो गया क्या? चलो तुम्हें अगर मेरी बात समझ में आई तो इस बात का आंसर दे। ये पूछा जा चुका है जो मैं आपसे पूछा हूं। ये जो ग्राफ है ना, इसका एरिया क्या देगा? बोलो। What graph area of this graph represents? लॉजिकली बोलो, लॉजिकली बोलो, बोलो बोलो बोलो। एरिया, एरिया, इस ग्राफ का एरिया क्या देगा आपको? लॉजिकली सोचो आप लोग, सोच के बोलो, लॉजिकली सोचो। अगर तो ग्राफ का एरिया क्या होता है? बाई डी एक्स इंटीग्रेशन, यही होता है ना? एरिया ऑफ ग्राफ corresponds to what? एरिया मीन्स इंटीग्रेशन बाई डी एक्स। बोल यस और नो। इन दिस पर्टिकुलर केस y is e lambda and dx is d lambda। अरे यार, y is e lambda and dx is, but e lambda d lambda तो de है यार, तो इट इज बेसिकली इंटीग्रेशन de। इंटीग्रेशन डीई मतलब एमिसिव पावर। अरे हाँ ना बोल, इंटीग्रल डी मीन्स व्हाट? नहीं आया। तो एरिया अंडर ई लेमडा डी लेमडा रिप्रेजेंट्स एमिसिव पावर, और यू कैन से एनर्जी रेडिएटिंग पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। बोल यस और नो। यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। अगर डेफिनेशन ढंग से क्लियर हो तो फिर इसे समझने में कोई कष्ट, कोई दिक्कत नहीं होती आपको। ये तुम्हें समझ आया ना? एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है? एमिसिव पावर। क्या रिप्रेजेंट करता है? एमिसिव पावर। डरने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा, अब क्या करा गया रियलिटी में कि ये जो स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर का ग्राफ था ना, ये जो ग्राफ था, इसको अलग अलग, जैसे मैं आपसे बात पूछूं कि ये किसी भी बॉडी के लिए ग्राफ है जिसका टेम्परेचर टी है, टेम्परेचर यहां पे और यहां पे सेम है कि अलग है? ये एक ही बॉडी के टी टेम्परेचर पे कहानी है। अरे यार, इफ यू चेंज द टेम्परेचर क्या ग्राफ विल चेंज? इफ यू कीप द बॉडी सेम, इफ यू चेंज द टेम्परेचर क्या ग्राफ विल चेंज? यस, इट विल चेंज। मे बी इट विल शिफ्ट लेफ्ट, मे बी इट विल शिफ्ट। एक भले मानुस थे, उन्होंने इस पे बहुत रिसर्च करी, उन्होंने इस पे, और उन्होंने अपना लॉ दिया जो कि सक्सेसफुल था। और लॉ होता है, लॉ होता है, आप समझ रहे हो? उन्होंने एक लॉ दिया जिसे बोलते हैं विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ। उन्होंने किसी हर बॉडी के हर टेम्परेचर का ग्राफ बनाया उन्होंने। अरे हाँ ना बोले यार, नहीं आया? समझ में आया? ग्राफ बनाया। ये तो आपको समझ में आता है कि टेम्परेचर चेंज होगा ग्राफ चेंज हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? तो उस भले मनुष्य ने हर बॉडी के हर टेम्परेचर का ग्राफ बनाया, और उन्होंने अपने एक लॉ दिया जिसे कहते हैं विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ। क्या चीज? विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ। देखो कैसे उन्होंने लॉ क्या दिया। उन्होंने बोला, इसे बोलते हैं विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ। छोटा सा लॉ है पर ये कई जगह काम में आ जाता है। इसकी छोटा सा फॉर्मूला है जो अपने को याद रखना है।
इसे बोलते हैं विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ। देखो, विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ, विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ कहता है, लॉ समझ लें अपन तो डायरेक्ट, कि लेमडा एम टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसे बोलते हैं बी, विंस कांस्टेंट। सोच इसकी यूनिट क्या होगी? मीटर केल्विन या सेंटीमीटर केल्विन, जो भी आप लेते हो, इसकी यूनिट, इसकी वैल्यू होती है 0.282 सेंटीमीटर केल्विन। रखने की कोई जरूरत नहीं, आपको गिवन होगी, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, बट फिर भी याद रह जाए तो कोई बुराई। इन्होंने क्या बोला, लॉ समझे अपन तो, लेमडा एम टी इक्वल टू, 10 में इतना ही बताऊंगा आपको, इसमें ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। लेमडा एम टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, बाकी सवाल कराऊंगा। तो लेमडा एम टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट इक्वल टू बी। लेमडा एम क्या है? ये वो वेवलेंथ है जिसके करस्पॉन्डिंग क्या मैक्सिमम वेवलेंथ आ रही है, मैक्सिमम एनर्जी रेडिएट हो रही है। अरे हाँ ना बोल। तो लेमडा एम टी इक्वल टू, सोच में बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो क्या लेमडा घटेगा, तो क्या ऐसा हो सकता है वो विजिबल रीजन में आ जाए? तो कोई याद हो तो अपन क्या करते थे, अपने सिर्फ रेडियो को डालो, माइक्रोवेव ओवन में, कुछ याद है? फिर कौन सी रेडियो आती थी? अल्ट्रा, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड कि अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड। फिर क्या आते? विप्योर। अरे हाँ ना बोल, यार नहीं आया। फिर कौन सी आती थी? अल्ट्रावायलेट। फिर कौन सी? एक्सरेज। फिर कौन सी? गामा। फिर कौन सी? कॉस्मिक। तो याद है, भूल गया। अपन ऐसे चलते थे। असलियत में जब आपका नॉर्मल टेम्परेचर हो रहा होता है तो बॉडी किस में रेडिएट कर रही होती है, विजिबल में कि अल्ट्रावायलेट में कि इंफ्रारेड में? इंफ्रारेड के आसपास के रीजन में वो होती है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा, इधर से इधर जाता है, लेमडा बढ़ता था घटता था? लेमडा घटता था, फ्रीक्वेंसी। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आप किधर से किधर जाओगे? टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या आप इधर जाओगे? यार हाँ ना बोल। तो जनरली अपनी जो बॉडीज होती है वो किसमें रेडिएट कर रही होती है? इंफ्रारेड। किसमें? जो हमारे लिए नुकसानदायक। फिर अपन किसमें चले जाते हैं? विजिबल। फिर और ज्यादा किसमें चले जाते हैं? अल्ट्रावायलेट। यार हाँ ना बोल। दैट इज व्हाट हैपेंस, दैट इज व्हाट हैपेंस। तो लेमडा एम टी इक्वल्स टू कांस्टेंट। इसलिए बेसिकली लॉ तो इतना सही, पर इसके पहले सारी कहानी समझनी पड़ती है, तब ये लॉ समझ में आता है। अरे हाँ ना बोल यार, यार तुम्हें नहीं आया, अरे तुम्हें नहीं आया। एक सिंपल सा एक जेई का सवाल मैं आपको बता रहा हूँ, लल्लू साले, उन्होंने ये लेमडा डी लेमडा बना दिया ना, ये लेमडा लेमडा, और बोला बोलो ये T1 टेम्परेचर, T2 टेम्परेचर, कौन सा टेम्परेचर ज्यादा? कैसे पता पड़ा तेरे को? ये जेई का सवाल है जो मैं आपसे पूछ रहा हूं। अरे यार, कोई रॉकेट साइंस है क्या? अगर आपको ग्राफ समझ में आता तो कोई बुराई। अरे हाँ ना बोल यार। अब मैं आपको देता हूं और कैसे सवाल, कि एक बॉडी का के करस्पॉन्डिंग जो लेमडा एम है एक टेम्परेचर पे और जो दूसरे टेम्परेचर पे है वो एक की दुगनी है। कितनी है? दुगनी। तो बताओ रेडिएशन पावर का क्या रेशो होगा? क्या वो रेडिएशन पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी की पावर 4? और क्या टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई लेमडा? अरे यार, अबे रेडिएशन सिग्मा ई है, टी की पावर 4 ना? नहीं आया। मान लो कि मैं जो है टेम्परेचर दूना कर दूं तो बताओ मैक्सिमम वेवलेंथ का क्या होगा? क्या वो आधी हो जाएगी भाई? यार तुम्हें नहीं आया। बताओ कि अगर मैं जो अपनी कोरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ है वो आधी हो गई, जिसके कोरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम आ रहा है, तो बताओ पावर कितने गुना बढ़ जाएगी? 16 गुना। कितने गुना? ये भी सब सवाल जेई में आए हुए हैं। अरे हाँ ना बोले यार। और लेमडा एम दे दे, टी दे दे, क्या बी दिया हुआ, क्या अपन टी निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। लॉ बहुत बेसिक चीज में चीजें होगी, डरने की कोई जरूरत। क्योंकि लल्लू सवाल आपको करा नहीं रहा, क्योंकि आपके लिए बहुत सारे दिए हुए। क्या लॉ अच्छे समझ आया? अरे नहीं आया। दैट कैन बी कनेक्टेड विद द रेडिएशन, दैट कैन बी कनेक्टेड विद द उतार शीट। ये सवाल मैंने कराया नहीं, मजा खत्म हो जाएगा नहीं तो। HCM में तो इसमें कोई सवाल ही नहीं था शायद ना, शीट में होंगे। पर बोले यहां तो चमका यार, हाँ ना बोल भाई। सब मैं आपको पढ़ा चुका, रेडिएशन ये वो कन्वेक्शन आपके कोर्स में नहीं है, पर एक आध चीज में उसको आगे आपको जब मौका मिलेगा तो बताऊंगा, अभी कुछ नहीं। अब अपन चालू करेंगे KTG। क्या चालू करेंगे? डिस्कशन कर दूं या नया चालू कर दूं? डिस्कशन में से थोड़े बहुत इसके सवाल थे तो आप कर लेना, अगले टाइम ज्यादा थोड़ी बाकी है। अपन मैक्सिमम तो निपटा चुके हैं डिस्कशन, HCR में सारी निपट चुकी है अपनी, अपन तो बिल्कुल लाइन में चल रहे हैं एकदम। तो अच्छे से अगले टाइम एक्सरसाइज 1, 2 और
3 पूरी लेवल 1 अभी है ना, पूरी करके आना अच्छे से, ठीक है। मैं यही डालो केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। आज तो बहुत बेसिक चर्चा कर लेते हैं, बिल्कुल शर्मनाक, शर्म आ गई मेरे को। चलाओ, इधर देख, थोड़ी बहुत केटीजी पढ़ चुके होंगे तुम लोग। अरे पढ़े थे क्या? पढ़ चुके हो ना, वो बिल्कुल वैसी चलेगी। तो मैं ना फालतू, जहां तुम्हें आता है ना सर, हमें आता है, फालतू टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि ये थर्मोडायनेमिक्स बिल्कुल वैसी होती है। कैसी? ये जो अब चैप्टर चलेगा ऐसा ही आप केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे। किसमें पढ़ोगे? पर के, हाँ, गैसेस स्टेट के नाम पे वो वही। तो पीवी बराबर एनआरटी सब लोग जानते हैं क्या? इसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा, तो इसमें थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं ऐसे ही। आइडियल गैस इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन? आइडियल गैस इक्वेशन। मैं छोटी छोटी सी बातें कर लेता हूं आपसे। आइडियल गैस इक्वेशन सब लोग जानते हैं, पीवी बराबर एनआरटी। पीवी बराबर, प्रेशर पे चर्चा कर लेते हैं पहले, ध्यान से देखो। प्रेशर जानते हैं सब लोग? प्रेशर स्केलर वेक्टर, बहुत बेसिक बातें कर रहा हूं तुमसे इसी पे, बिल्कुल कोई टफ नहीं पढ़ा रहा आज, पर कुछ भी चीज छूटे नहीं। पी वेक्टर स्केलर, प्रेशर है ना भाई, ये प्रेशर स्केलर वेक्टर, स्केलर वेक्टर, स्केलर वेक्टर। सोच लो, प्रेशर होता है स्केलर, हो स्केलर क्वांटिटी है। तो प्रेशर डिफाइन तो फोर्स अपॉन एरिया करते हैं, तो फोर्स अपॉन एरिया ना, तो फोर्स वेक्टर है स्केलर, तो वेक्टर अपॉन वेक्टर स्केलर। अच्छा, ऐसे कैंसिल हो जाता है। एफ वेक्टर, ए वेक्टर, वेक्टर वेक्टर। डायरेक्शन, हाँ, प्रेशर अपन फोर्स अपॉन एरिया पढ़ा है ना, तो क्या फोर्स अपॉन एरिया का वेक्टर है तो नहीं, मैं ऐसे नहीं करता, नहीं ऐसे कैसे, ऐसे मतलब सही गलत, सही गलत, या फिर एफ का परपेंडिकुलर कंपोनेंट अपॉन एरिया, या एफ अपॉन एरिया परपेंडिकुलर, या एफ का परपेंडिकुलर कंपोनेंट अपॉन एरिया का परपेंडिकुलर कंपोनेंट। अरे प्रेशर जो होता है भाई, तो फोर्स अपॉन एरिया पड़ा है ना। अरे पर प्रेशर तो स्केलर क्वांटिटी है भाई, प्रेशर तो स्केलर क्वांटिटी है ना। बेसिक बातें तुम कर चुके हो, सब वही आपसे डिस्कस कर रहा हूं। बोलो प्रेशर क्या चीज है? स्केलर है, मान लियो तो बात। मल्टीपल ग्रेड भी हो सकता है। 4 ऑप्शन, ए बी सी डी, बहुत बढ़िया सवाल बन गया, लेटेस्ट। सर इतना तो सोचा ही नहीं सर। जल्दी बोलो, अब देख मत, उसमें देख के क्या बताना है? बोलो, मैंने लिखा था ये कहीं, तो लिखा है मैंने कहीं यार, कहाँ लिखा था ये? लिखा था ये, तो फिर क्यों गलत बता रहे हो साले? क्या आंसर है? बी सही है भाई, कि ए सही है? ज्यादा में समझे था फोर्स अपॉन एरिया। अगर मान लो आप फोर्स ऐसे लगा रहे हो, तो एरिया का कंपोनेंट लेते हैं, फोर्स का लेते हैं? फोर्स का लेते हैं। थीटा एंगल तो लिखा जाएगा एफ कॉस थीटा अपॉन ए। एफ अपॉन ए कॉस थीटा इज इनकरेक्ट। सोच, ये तो आपने एफ बाई ए से भी ज्यादा प्रेशर कर दिया यार। हाँ ना बोल, तो, तो नॉनसेंस है भाई। सोच, अगर मैं फोर्स ऐसे लगाऊं तो प्रेशर ज्यादा आएगा ना, टेढ़ा लगाऊं तो थोड़ा तो कम हुआ ना ये? अरे लॉजिकली भी सोचो, हाँ ना बोले यार, नहीं आया। तो एफ परपेंडिकुलर अपॉन ए होता है, प्रेशर की क्वांटिटी स्केलर होती है। स्केलर यूनिट क्या होती है बोलो इसकी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कैसे पास्कल कहते हैं। इसकी एक और यूनिट होती है, बोलो जल्दी, 1 ATM बोलो, 1 ATM बोलो।
एटीएम और पास्कल यूनिट, वो तो ठीक है, जल्दी बोल, तुम लोग सब बोलोगे, प्रेशर की बात समझ में आनी चाहिए यार। हाँ पर एटीएम बोल, 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। अरे हाँ ना बोल। अच्छा ऐसे भी बोलते हैं क्योंकि गैस पढ़ेंगे हम, क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे हम गैस पढ़ेंगे भाई। अब इधर देख ध्यान से, अगर हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल 1 एटीएम इक्वल टू 1.0 10⁵। अरे बाद में देख लें आप, तू क्या देख रहा है उसमें, देखोगे क्या बिल्कुल ही। 1.0 × 10⁵। बिल्कुल बेसिक बातें कर रहा हूं, आता हो तो बोलना, रफ्तार तेज पकड़ लेंगे, बाकी छोड़ कुछ नहीं रहा, बस और कुछ कारण नहीं है। तो पास मिनट में। अच्छा ऐसे भी तो बोलते हैं यार कि प्रेशर ऑफ गैस, इससे क्या समझते हो तुम लोग, प्रेशर ऑफ गैस इज 10 सेंटीमीटर ऑफ Hg। ऐसे सुना है कभी? सुना होगा ना, सुना होगा ना, पक्की बात? हाँ ना बोल, क्या समझे इससे? ये सेंटीमीटर का प्रेशर की यूनिट है, ऐसे सुना होगा तुमने गैस का प्रेशर ऐसे। इसे क्या समझते हो तुम लोग? इसका मतलब है कि अगर एक किसी कॉलम में 10 सेंटीमीटर तक क्या भर दूं, मरकरी, क्या भर दूं, मरकरी Hg, तो उसके बेस पर जो प्रेशर होता है, जो वो होता है HρG। क्या होता है भाई, कैसे? अगर आप इसका वेट देखो तो क्या लिखोगे, HρG। इसका वेट कितना हुआ, रो इंटू वॉल्यूम इंटू जी, रो इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब A इंटू H इंटू जी अपॉन एरिया, A ने A को, तो HρG बचा ना। तो ये HρG जो प्रेशर है, HρG, अगर आपको बताओ उसकी डेंसिटी 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अरे यार हाँ ना बोल, सही बोल रहा हूं ना मैं, 13.6 ग्राम पर। तो आपको समझ आना चाहिए, प्रेशर ऑफ गैस इज 10 सेंटीमीटर ऑफ Hg। इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए x सेंटीमीटर ऑफ, इसका मतलब ये है x सेंटीमीटर ऑफ Hg का मतलब है कि अगर x सेंटीमीटर हाइट तक मैं मरकरी भर दूं तो जो बॉटम पे जितना प्रेशर होगा उतना ही प्रेशर गैस का है। उसका Hg से लेना देना कुछ भी, इट्स इक्विवेलेंट थिंग, इट्स अ बिल्कुल बेसिक सी बात। पहले था जो मैं बोला चमका। अच्छा जनरली Hg लेते हैं। अच्छा देखो हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, कौन सा प्रेशर है, बिल्कुल छोटी छोटी बातें कर रहे हैं अपन फिर से, आज तो चैप्टर चालू ही नहीं होगा तो नॉर्मल बातें होंगी। 1 एटमॉस्फेयर 1 एटीएम, क्या हमारा क्यों 1 एटीएम डिफाइन करेंगे? पहली बात ये वो प्रेशर है जो हमारे सर पे, जो हमारे को नॉर्मल महसूस होता है, वो इतना प्रेशर है 1 एटीएम। नॉर्मल प्रेशर 1 एटीएम है ना, कितना है? अगर हम 1 एटीएम प्रेशर नहीं हो तो हम सांस वास ले, इसलिए ऊपर ज्यादा प्रेशर कम, सांस लेने में दिक्कत होती है, निपट लेते हैं। जिनको अस्थमा की दिक्कत होती है वो हिमालय वाले पे चले जाए तो सलट लेते हैं। अरे हाँ ना बोलो यार, ये बहुत या जिन्हें बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती हो, अरे हाँ ना बोलो, कोई बुराई वाली बात, वो भी निपट सकते हैं। तो 1 एटीएम, अब 1 एटीएम सोच कितना है, 1.01 × 10⁵ पास्कल। तुम्हें पता हो तो ये कितने सेंटीमीटर ऑफ Hg के बराबर होता है? 76। आपको बोलते हैं सर पानी को क्यों नहीं करस्पॉन्डिंग लिया? पानी करस्पॉन्डिंग लोगे तो पता नहीं कितना पानी भरना पड़ेगा। 10 मीटर। हाँ 10 मीटर, लगभग 10 मीटर आता है वो। कितना आता है? अगर अपन पानी का एक कॉलम बनाए तो 10 मीटर के आसपास आएगा, तो पानी को इतनी लंबी ट्यूब बनाने का कोई लॉजिक, इसलिए Hg को लिया जाता है। किसको लिया जाता है? बैरोमीटर आपने कभी पढ़ा है कभी, है ना? तो उस तरह की बात, उसमें अभी ज्यादा नहीं जा रहा। तो 1 एटीएम इक्वल्स टू 1.0 × 10⁵ पास्कल और 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। ये निकाल के बताऊं कैसे आएगा? क्या 1.0 × 10⁵ इक्वल्स टू, ऐसे निकाल के देख, लगभग आ जाएगा ये, लेकिन गड़बड़ नहीं करूं मैं। इक्वल्स टू H कितना, H तो निकालना ही है, रो कितना 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि उसको केजी पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करो, 13,600 13,600 हुआ ना, 13,600 केजी पर मीटर क्यूब। HρG कितना, 10 लगभग। तो 1 2 3 से तो ये मरी गया, तो 10⁻² बच गया, तो ये लगभग 101 आ गया। तो 101 बटे 13.6, हाँ मीटर में आएगा 136। अब देख कितना आ रहा है,
अगर निकाल के देख रहे कैलकुलेटर से आ रहा है क्या आंसर, यार भी गड़बड़ तो नहीं कर रहे, फील आ जाएगी ना उससे। यस सर। यस सर। कितना आ रहा है? 70, इसे 9.8 ले ले और अच्छा आएगा, ज्यादा आ जाएगा देख अपने आप। अरे हाँ ना बोले यार, थोड़ा एक्यूरेट करना, इसे 9.8 कर करके देख लो, कैलकुलेटर से, कैलकुलेटर नहीं तुम्हारे पास। अरे यार, सो एच इज अप्रोक्सीमेटली 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। ये 1 ATM प्रेशर है, ये क्या है? उसके अलग अलग डेफिनेशन, बार भी होती है इसकी यूनिट। 1 बार इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली, पक्की बात, पता है कि नहीं पता? जा जाएगा और बताऊंगा, टेंशन मत लो। पता जो बोला चमका। तो प्रेशर की बहुत बेसिक डेफिनेशन, प्रेशर ऐसे लिखते हैं, अभी उसको कैसे निकालते हैं वो सब अपन बाद में करेंगे। बैरोमीटर, ये मीटर, मैनोमीटर, फेनोमीटर, ये सब आपको फ्लूइड में भी आता है। कहां पे आता है? फ्लूइड में भी ऐसी बातें आती है। अभी अपन इतनी सी बातें, तो प्रेशर पे बेसिक बात बिल्कुल एकदम, क्योंकि हमें आइडियल गैस इक्वेशन पढ़नी है भैया, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। भैया पी अपन ने पढ़ा, पी सिंपल बेसिक, ये चीज खत्म। व्हाट डू यू मीन बाय वॉल्यूम? ये उतार लिया सामने, ये उतार लो पहले, बेसिक बातें, बस हेडिंग डाल लो, बेसिक बातें। बेसिक बातें में पीवी बराबर एनआरटी का आइडियल गैस इक्वेशन, उसमें सबसे पहले अपन ने पढ़ा प्रेशर, चर्चा करी थोड़ी सी प्रेशर के बारे में, यूनिट समझी, कैसे उसे डिफाइन करते हैं, क्या करा, कैसे समझो। हालांकि प्रेशर पे मैं भी और बहुत चर्चा करूंगा, आइडियल गैस इक्वेशन की चर्चा ही वहां से चालू होगी। हाँ बोलो। सेकंड हमारी चीज है वॉल्यूम। क्या चीज? किसकी वॉल्यूम है? कंटेनर की। किसकी वॉल्यूम है? पीवी इक्वल टू एनआरटी जानते हो ना तुम लोग, तो वी किसकी वॉल्यूम है? वॉल्यूम ऑफ द, ये गैस मॉलिक्यूल्स है। क्या ये? गैस मॉलिक्यूल। तो वी किसकी वॉल्यूम है? कंटेनर की पार्टिकल्स की? कंटेनर्स की पार्टिकल्स की, कंटेनर की पार्टिकल्स की। सोच लो, इट इज द फ्री वॉल्यूम। कंटेनर की वॉल्यूम नहीं होती है, इट इज द फ्री स्पेस फॉर द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। इट इज द फ्री स्पेस फॉर द मूवमेंट ऑफ, तो ये असलियत में वी वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर नहीं होती, क्योंकि हम आइडियल इक्वेशन मानते हैं इसलिए ऐसा मान सकते हैं। क्यों? वो समझ ले पा रहे, उसकी बेसिक डेफिनेशन समझे। इट इज द वॉल्यूम या फ्री स्पेस फॉर मूवमेंट ऑफ गैस पार्टिकल्स। इसका मतलब ये क्या है? वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस वॉल्यूम ऑफ गैस पार्टिकल्स। रियलिटी यही है जो मैंने आपको लिखा है। इट इज द वॉल्यूम, क्या चीज है वी? वी इज द फ्री स्पेस फॉर द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। तो क्या वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर है वो? वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर माइनस, अब आइडियल गैस इक्वेशन में प्रैक्टिकली समझे। मान लो कि वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर 1 मीटर क्यूब है। कितना है? तो जो वॉल्यूम ऑफ द गैस पार्टिकल्स होगी ना, वो होगी 0.00001 मीटर क्यूब। तो अप्रोक्सीमेटली भी क्या हो गया? बोलो चमका यार, हाँ ना बोल। तो ऐसा समझो, फॉर आइडियल गैस इक्वेशन, फॉर आइडियल गैस इट इज नेग्लिजिबल। इट इज, बट बेसिक डेफिनेशन तो एक बार सही पढ़ेंगे ना अपन। फॉर आइडियल गैस इट इज नेग्लिजिबल, therefore V equals to approximately volume of container। V is approximately volume of, कंफ्यूज नहीं हो आपको, शायद ये कभी भी यूज नहीं लेना पड़ेगा जो मैंने आपको बोला, बट बेसिक डेफिनेशन वो है जो मैंने आपको बोली है। पीवी इक्वल्स टू एनआरटी में V इज द वॉल्यूम, V इज द फ्री वॉल्यूम। कौन सी वॉल्यूम? फ्री वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, वेयर द पार्टिकल्स कैन मूव।
द पार्टिकल्स कैन मूव। बट ऐसा फिर ऐसा कर लेते हैं क्योंकि नेग्लिजिबल होता है, इसलिए इस तरह की बातें करी जाती हैं। और देखो सिंपल सिंपल सी बात। अच्छा वॉल्यूम की यूनिट क्या क्या हो सकती है, जल्दी बोले। मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। अरे हाँ ना बोल यार। मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। क्या लीटर भी हो सकती है? क्या लीटर अपन जनरली लेते हैं यार? हाँ ना बोल। डेसीमीटर क्यूब वगैरह। 1 लीटर थोड़ा काम में 1 लीटर इक्वल टू कितने सेंटीमीटर क्यूब? क्या 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब? या फिर क्या 10 to the power -3 मीटर क्यूब? या फिर क्या 1 डेसीमीटर क्यूब? अरे हाँ ना बोल। मैंने इसे बोला कि लीटर आपके काम की यूनिट है। लीटर आपके, कई बार आपको लीटर में दिया हुआ होगा, इसलिए वो याद है एटमॉस्फेयर लीटर। एटमॉस्फेयर लीटर एक यूनिट आएगी बाद में वर्डन की, इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसे समझें, बेसिक बात है। बाकी वॉल्यूम क्या चीज है वो मैंने आपको समझाई। पीवी सिंपल, उतार लो, कोई खास बात नहीं, उतारो फटाक से। एन क्या चीज है भाई? यार ये तुम सब लोग जानते हो ऐसे क्या कर रहे हैं, ये कोई पढ़ाने की चीज है कि मेरे को लग रहा है मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं। और ये पूरा जो है ना, पूरा चट्टू है, पूरी केमिस्ट्री है ये, डन। पूरा जो भी बाकी है हीट में, पूरा केमिस्ट्री ही है वो ढंग से। और बल्कि केमिस्ट्री में तुम्हें बहुत ज्यादा पढ़ाया जाएगा। हम उतना ज्यादा, हम उसका फिजिकल पार्ट पढ़ाते हैं, मतलब कैलकुलेटिव पार्ट, उसमें बहुत सारी चीजें तुम्हें पढ़ाई जाएगी। और एन इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ 1 मोल इक्वल टू, बेसिक बात है फिर से, क्या 6.023 into 10 to the power 23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अरे यार हाँ ना बोल, पक्की बात। सोच लो तो हर गैस के 1 मोल का वजन क्या बराबर होगा? तो क्या उसके हर एक पार्टिकल का वजन बराबर? तो 2 गैस है, उनका 1 मोल है, तो उनमें क्या चीज सेम है? वजन, उनकी साइज, या नंबर ऑफ पार्टिकल्स? 1 मोल मींस नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात हो रही है, दैट इज 6.023 into 10 to the power 23। इसे कौन सा नंबर बोलते हैं? एवोगैड्रो नंबर। आप सब लोग जानते हो, कोई बुराई वाली बात? एवोगैड्रो नंबर। कौन सा नंबर? एवोगैड्रो नंबर। कोई पुरानी बात है, कोई खास बात नहीं। अच्छा 1 मोल 6.023 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स के बारे में बात होती है। मान लो मैंने आपको बोला कि कोई चीज आपने ऐसे लिखी 2He4, केमिस्ट्री की बात है अगेन फिर, 2He4। व्हाट डू यू मीन बाय 2? व्हाट डू यू मीन बाय दिस? एटॉमिक नंबर मीन्स व्हाट? नंबर ऑफ की इलेक्ट्रॉन। मान लो कि मैं, सुन लो, मान लो मैं इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लूं, तो यार 2 लिखोगे? एक हीलियम है, उसमें से एक, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बिल्कुल ऐसी बात। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लो, तो यार 2 लिखेंगे। तो फिर मान लो मैं आपको बोलूं, ध्यान सुनना, कि एक हीलियम है और उसके आसपास इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो बोलो है कि नहीं है? तो आपने ऐसे लिख दिया, कोई बुराई। मैं कह रहा हूं एक और हीलियम है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, एक निकाल लिया गया, तो कैसे लिखोगे उसे? क्या लिखोगे? इसे लिखोगे 2He4+। अरे यार हाँ ना बोल, कंफ्यूज होने की जरूरत। दिस 2 corresponds to number of protons, number of, so what do you mean by this 4? क्या this is mass number? Mass number means number of protons plus number of protons, सॉरी न्यूट्रॉन्स। अरे हाँ ना बोल यार। क्या ये फ्रैक्शन में हो सकता है? एटॉमिक वेट ऑफ कॉपर क्या होता है? 63.5। किसका एवरेज? किसका एवरेज? आइसोटोप्स का। किसका? वो बात समझ आती है यार? हाँ ना बोल। बहुत छोटी छोटी सी बातें पर आपको सारी बातें क्लैरिटी होनी। प्योर केमिस्ट्री पे बातें करी जा रही है, कहीं मैं गड़बड़ कर दूं तो बता देना। अरे यार हाँ ना बोल, है ना? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ सारी चीजें छोटी छोटी जो मुझे आती हैं, क्योंकि अपने को गैसी स्टेट में थोड़ी थोड़ी काम आएंगे। अच्छा ये 4 क्या चीज है ये? एटॉमिक मास। क्या समझे तुम इनसे? मैं बोलूं व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ हीलियम? एंड व्हाट डू यू मीन वो पर तूने तो यहां 1 मोल की तो कोई बात ही नहीं करी। तो 4 AMU इसमें 4 AMU
एक मोल का मैंने तुमसे बोला कि 1 मोल हीलियम का क्या मास है 4 ग्राम, और 1 हीलियम एटम का 4 और 1.67 into 10 to the power minus 24 grams. इसी से दोनों हो जाते हैं. इसे कैसे? इलेक्ट्रॉन का वेट नहीं माना जाएगा और सारा कंसंट्रेशन न्यूक्लियस पे रहेगा, तो न्यूक्लियस में न्यूक्लियोइड्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स. बेसिक से समझते हैं. लेट्स टॉक बेसिक. अरे यार हाँ ना बोल. आता है बढ़िया बात नहीं आता सुनने. मास ऑफ प्रोटॉन इज अप्रोक्सीमेटली 1.67 10 to the power minus 27 kg. अरे हाँ ना बोल. एंड दैट इज अप्रोक्सीमेटली मास ऑफ न्यूट्रॉन. दैट इज अप्रोक्सीमेटली. बोलो क्लियर. 1 AMU इज ऑल्सो दिस थिंग. 1 AMU इज बेसिकली कार्बन 12 का 1/, हिस्सा. दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1.67 10 to the power minus 27. दैट इज इक्वल्स टू द मास ऑफ 1 प्रोटॉन और मास ऑफ. अरे यार हाँ ना बोल. इसमें 2 प्रोटॉन और 2. सो व्हाट इज द मास ऑफ 1 हीलियम एटम? दैट इज 4 AMU. दैट इज यार हाँ ना बोल. सो व्हाट इज मास ऑफ 1 मोल ऑफ हीलियम? Mass of 1 mole of helium is basically 4 into 1.67 10 to the power minus 27 into 6.023 into 10 to the power 23 kg. अरे यार हाँ ना बोल. 6.023 10 to the power kg. 10 to the power minus 27 10 to the power 23 10 to the power minus 4. 6.02 into 1.67 is 10. 6.023 into 1.67 is 10. 10 to the power minus 3 is 4 into 10 to the power minus 3 kg. That is 4 gram. अरे यार इसका मतलब कोई भी जब रिप्रेजेंट करा जाता है तो दिस AMU means mass of 1 atom and A gram means mass of 1 mole. A gram means यार तुम्हें नहीं आया. और बेसिक केमिस्ट्री और फिजिक्स सब जगह अपने को छोटी छोटी बातें चाहिए होती है. क्या पिक्चर एकदम क्लियर है? नंबर ऑफ मोल्स क्या चीज है? क्या अपनी बेसिक सी बात है? इसमें कोई रॉकेट साइंस जो मैं बोला चमका मेरे हिसाब से आता होगा तुम्हें पहले से. उतार लो. बेसिक बातें कर लो फटाफट. इस चैप्टर में डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा. कोई भी एक भी सवाल नहीं छोड़ेगा. ये प्रैक्टिस से ही आता है और आता जरूर है बहुत ज्यादा. ऐसा नहीं कि आता नहीं एग्जाम में. चलो भैया एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया. तो बहुत है मेरे हिसाब से आज के लिए. फिर आगे चर्चा करेंगे. तो अपन जो है इस वाले लेक्चर में अगले टाइम क्या करेंगे? एक्सरसाइज 1 2 3 पूरी जो बच रही है वो कंप्लीट कर देंगे. ठीक है. और इसके आगे पढ़ाएंगे इसको.